नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है यह सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए यहां देखिए, दो लाइन दी गई है। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है और खुद पर हो तो ताकत बन जाता है। मतलब आप अपने जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं उस पे आप भरोसा रखिए, यकीन करिए, आप सफल होके ही आएंगे। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला 25 सितंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 27 सितंबर और चौथा जो दिया गया है ये 22 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब यह कब से मनाया जाना, प्रारंभ कब से किया गया? प्रारंभ कब से किया गया? तो 1980 ईस्वी से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है किस संस्था की सिफारिश पर यह मनाया जाना प्रारंभ किया गया। तो आपको जरूर याद रखना है UNWTO। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है UNWTO के द्वारा 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें यहां UNWTO के स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? तो मैड्रिड में है। तो आपको याद रखना है मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी जो है ये मैड्रिड है। एक प्रश्न और भी याद रखिए यहां पर कि 2022 पर्यटन दिवस की, विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो पर्यटन पर पुनर्विचार जो है इसकी थीम है 2022 के विश्व पर्यटन दिवस की। यहां पर आपको याद रखना है कि होस्ट कंट्री या गेस्ट कंट्री के रूप में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व पर्यटन दिवस की होस्ट कंट्री के रूप में चुनी गई है। अब ये तो आपसे प्रश्न के माध्यम से हो गया कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोगों ने पता किया कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि 1980 से प्रारंभ किया गया। और 2022 की थीम क्या है? पर्यटन पर पुनर्विचार। और गेस्ट कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। किस संस्था के द्वारा होता है? तो UNWTO के द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1975 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय कहां है? स्पेन के मैड्रिड में। साथ ही साथ 27 सितंबर से एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी याद रखिए आप, भारत के महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। यहां से लगातार जब समाज सुधारक का प्रश्न बनता है तो आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप जरूर याद रखें कि 27 सितंबर को ही राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम देखें, जिससे हमारी परीक्षाओं में लाभ होने वाले हैं। तो आइए देखें, यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। जैसे हमने पता किया कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो हमको पता चला कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। साथ ही साथ ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर तो भारत का स्थान 54वां है। अगर हम बात करें SCO संघाई सहयोग संगठन की, इसने पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना है? तो वाराणसी को चुना है और यह उत्तर प्रदेश का शहर है। अगर हम बात करें टेम्पल 360 किससे संबंधित है, तो यह संस्कृति मंत्रालय का पहल है। भारत के जो सभी मंदिर हैं उन मंदिरों को ऑनलाइन दर्शन के लिए बुकिंग के लिए प्रारंभ किया गया है टेम्पल 360। अगर हम राजा राम मोहन राय से बारे में बात हो रही थी तो यहां से प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है। जैसे अगर पूछा जाए राजा राम मोहन
की पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है प्रतिवर्ष? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, नव भारत का तारा, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पत्रकारिता का तारा, इन सब का संबंध किससे है? तो एकमात्र राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आपसे विगत वर्षों का अगर प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, अगर समाज सुधारकों का प्रश्न बना है तो लगभग 100% मान के चलिए वहां राजा राम मोहन राय का प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। यहां देखिए दो इन्होंने संस्थाएं स्थापित की थी। आत्मीय सभा पूछा जाता है कब स्थापित किया गया था, तो सन आपको जरूर याद रखना है 1815 ईस्वी में। कब यहां स्थापित किया गया था? तो 1815 में। और ब्रह्म समाज अनेकों बार पूछा गया है, ब्रह्म समाज, तो ये 1828 ईस्वी में। कब मित्रों? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें संवाद कुमुदी की और मिरातुल अखबार, इन दोनों का संबंध किससे है? तो राजा राम मोहन राय से। और एक प्रश्न और भी जानिए कि राजा राम मोहन राय का नाम, राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? अत्यंत महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में बना रहता है। जब भी परीक्षाएं होती हैं, अगर इस पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है तो यकीन मानिए यह प्रश्न जरूर बनता है। तो आपको बहुत गंभीरता से और ध्यान से इसको सुनना है, जानना है और मुख्य बिंदुओं को नोट डाउन करना है। देखिए पहला दिया गया है अमिताभ बच्चन, दूसरा आशा पारेख, तीसरा अनुपम खेर, चौथा रजनीकांत। तो ये हमारा जो सही विकल्प है, ये विकल्प नंबर 20 सही होगा। आशा पारेख को दिया गया है और ये सिने जगत की अभिनेत्री रही हैं। अब यहाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पूछा जाता है कि ये सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ। पहला प्रश्न ये हो जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो 1969 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। पहला किसे दिया गया था? अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको पहला जरूर याद रखना है। पहला देविका रानी अभिनेत्री थी और इनको पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ फिल्म जगत की या भारतीय फिल्म सिनेमा जगत की सबसे बड़ा पुरस्कार कौन माना जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार माना जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 के लिए दिया गया है। आपको प्रश्न के माध्यम से कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो, जरूर याद रखें कि 2020 का यह पुरस्कार है। अगर हम बात करें इससे पहले किसे मिला था और ये क्रम कौन सा है? क्रम भी ध्यान रखिए, क्रम ये 52वां है। कौन सा है दोस्तों? 52वां है। अब इसका मतलब 91वां मिला रहा होगा। तो किसे मिला था? तो ये रजनीकांत को मिला था। और जबकि 50वां की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहां से महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार हैं, उनको अगर हम रिवाइज कर लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमारी जो चयन की प्रक्रिया में प्रबलता है वो प्रबल होगी, या हमारा सिलेक्शन का जो नजरिया है वो काफी स्ट्रांग होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी कला संस्कृति से पूछे जाते हैं। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म है, इसमें आपको ध्यान रखना है तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए अजय देवगन को दिया गया है और साथ ही साथ सूर्या को दिया गया है सोरई पोट्रू के लिए। अगर हम बात करें अभिनेत्री के रूप में, तो अभिनेत्री के रूप में आपको याद करना है अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुना गया है 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में। अगर हम बात करें ही 67वां फिल्म फेयर, यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था जिसे नेशनल फिल्म के नाम से जाना जाता है और यह 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इसमें आपको ध्यान रखना है बेस्ट फिल्म कौन सी रही? शेरशाह। कौन सी फिल्म रही? बेस्ट फिल्म शेरशाह रही। जबकि बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? तो रणवीर सिंह। इनकी फिल्म क्या है? इनकी फिल्म का नाम 83 है। जबकि अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सेनन को चुना गया है। अब यहां कीर्ति सेनन की फिल्म क्या का नाम भी याद रखिए, मिमी जो है इनकी फिल्म थी। अगर हम बात करें 94वां
ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, तो इसका आयोजन कहां किया जाता है? यूएसए के लॉस एंजल्स में। क्रम याद रखना है, यहां पर ये 94वां था। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? कोडा जो है दोस्तों, ये बेस्ट फिल्म थी। बेस्ट अभिनेता विल स्मिथ के रूप में, साथ ही साथ अभिनेत्री के रूप में जेसिका चेस्टर्न को बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुना गया। यहां पर बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेत्री, साथ ही साथ बेस्ट निर्देशक के रूप में भी आप ध्यान रखिए, तो जैन कैपियन बेस्ट अभिनेता, बेस्ट निर्देशक के रूप में चुने गए। और इनकी फिल्म क्या है? तो द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन से चुना गया? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। यहां देखिए आशा पारेख जी का एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जरूर क्रम याद रखना है कि 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो आशा पारेख जी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का खिताब जीता है? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है ऋषि सुनक, दूसरा प्रीति पटेल, तीसरा सुएला ब्रेवरमैन, चौथा जो दिया गया है लिज ट्रेस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया है। अब यहां हम ध्यान दें कि एलिजाबेथ अभी हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है और इन्होंने लगभग 7 दशक ब्रिटेन की सम्राज्ञी के रूप में अपना कार्यकाल निभाया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्हीं के सम्मान में पहला एलिजाबेथ सम्मान रखा गया और इसे किसे सम्मानित किया गया? तो सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया। और ये गृह मंत्री है कहां की? ब्रिटेन की। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी चुनी गई है ब्रिटेन की, तो लीज ट्रेस जो है ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। इनकी पार्टी कौन सी है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है। अगर हम बात कर ले प्रीति पटेल से संबंधित, तो बोरिस जॉनसन के शासन के दौरान भारत मूल की जो गृह मंत्री थी उनका क्या नाम था? और यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो प्रीति पटेल बोरिस जॉनसन के कार्य के समय में यह गृह मंत्री थी। साथ ही साथ ऋषि सुनक भी उस दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो ऋषि सुनक जी भी थे। और लीज ट्रेस जो प्रधानमंत्री बनी है तो दूसरे प्रतिद्वंदी इनके कौन थे? तो ऋषि सुनक थे। अब यहां पर हाल ही में हम लोगों ने करंट के माध्यम से पढ़ा है कि ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित किए गए हैं। तो आपको जरूर याद रखना है नए सम्राट कौन है? तो याद रखना है किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। अब कुछ पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जानकारियां हैं जो कि हम देख लें तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें। देखिए यहां पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय महिला को? तो गीतांजलि श्री को दिया गया। और इनकी कृति क्या है? टॉम ऑफ द सैंड या रेत की समाधि जो है इनकी कृति है। अगर हम बात करें सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तो अलका मित्तल हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तो आपको याद रखना है धृति बनर्जी जी को नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में है। अगर हम बात करें CSIR अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थंबी
नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को CSIR का पहला महिला निदेशक के रूप में चुना गया है। और इस संस्था के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें GNU की पहली महिला कुलपति के रूप में तो शांति श्री धूलीपड़ी, शांति श्री धूलीपड़ी जी जो JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। यहां देखिए UNO में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में पहली महिला, भारतीय महिला कौन चुनी गई हैं? तो आपको जरूर याद रखना है रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। और मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है, जिनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। अगर हम बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कमला हैरिस हैं और ये भारतीय मूल की हैं। कौन है? भारतीय मूल की हैं। अगर हम बात करें WTO की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाकोंजी ओकोंजा इवेला। ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो इनका जो देश है ये नाइजीरिया से संबंधित है और WTO की पहली महिला निदेशक के रूप में चुनी गई हैं। आपको याद रखना अंकटाड की पहली महिला निदेशक के रूप में तो रेबिका ग्रीन स्पैम को अंकटाड की पहली महिला निदेशक चुना गया है। और ये किस देश से संबंधित है? कोस्टारिका से संबंधित हैं। ये सारे प्रश्न पहले महिला के रूप में आपने मुख्य संस्थाओं के हेड के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता जो है सर्वाधिक है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए विकास दर कितनी बढ़ाई गई? यहां बताया जा रहा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए विकास दर भारत की कितनी बताई गई है? तो यहां डाटा जरूर आपको याद रखना है। यहां पर पहला दिया गया है 6.9%, दूसरा 7.9%, तीसरा 7.4% और चौथा 10.2%। अब यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। और भारत की विकास दर जो है ये कितने रहने की अनुमान लगाई गई है? तो 6.9। हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस देश को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया है? तो आपको जरूर याद रखना है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये भारत जो है ये 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हुआ है। साथ ही साथ यहां जो संगठन पूछा जा रहा है, इस संगठन से आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। OECD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जबकि इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसी को हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अनुमान लगाया है भारत के विकास दर की, जो कि 6.9 रहा है। साथ ही साथ याद रखना है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो गया है। अगर हम बात कर ले यहीं कि भारत के द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो आपको जरूर याद रखना है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का। कुछ महत्वपूर्ण और भी जानकारियां हैं संगठनों से, और वहां से संबंधित पूछ लिया जाता है कि यह संगठन कब स्थापित किया गया था, या इसका प्रमुख कौन है, या इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां स्थित है। तो उनको हम जल्दी से देख ले, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। जैसे अगर हम बात करें WHO की, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके प्रमुख हैं। अगर बात करें यूनेस्को की मित्रों, तो 16 नवंबर 1945
को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और इसके प्रमुख आंद्रे एजोले हैं। अगर बात करें विश्व बैंक की और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इन दोनों स्थानों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन दोनों का एक समझौता होता है जिसे बुटेन वुड समझौता के नाम से जाना जाता है और ये यूएसए में 1944 में होता है और इनके गठन का समय भी 1944 है और इनके मुख्यालय कहां है? दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है, यहां पर स्थित है। अब आपको ध्यान यहां देना है विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। अगर हम बात करें यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसे स्टॉकहोम समझौता के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपको जरूर याद रखना है ये 1972 में स्थापना इसकी हुई थी और इसी के द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम क्या है? ओनली ऑन अर्थ। अगर हम बात करें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम बात करें एससीओ की, संघाई सहयोग कोऑपरेशन की, तो इसकी स्थापना जो है मित्रों 2001 में किया गया था संघाई सहयोग संगठन का। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का, तो ब्रिक्स देशों का गठन 2009 में 4 देशों के रूप में, ब्रिक के रूप में, जबकि 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल करके 5 देशों के रूप में ब्रिक्स के नाम से जाना गया। अगर हम बात करें क्वाड की, तो शिंजो आबे की पहल के द्वारा 2007 में इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें नाटो की, तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यह महत्वपूर्ण संगठन है। अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो वहां से लगभग इन सारे जो मुख्यालय हैं या इनके स्थापना का दिवस है या इनसे संबंधित जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यहां से प्रश्न बने हुए हैं। आपको इन प्रश्नों को जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? देखिए पहला दिया गया है स्मृति ईरानी, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, चौथा जो दिया गया अश्विनी वैष्णव। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब यहां ये दिया गया है ग्लोबल स्किल समिट है, जबकि यहां फिक्की से भी हमको याद रखना है, कहीं कहीं आपको प्रश्न में पूछ लेगा फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको जरूर याद रखना है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 2015 से पहले शिक्षा मंत्रालय को मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर जी के बारे में, तो खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी जी के बारे में, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। आपको यहीं से याद रखना है पालन 1000 किसकी योजना है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव जी के बारे में, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। अब यहां पर कुछ संगठनों से बात हो रही है, तो महत्वपूर्ण आयोजनों से कुछ महत्वपूर्ण आयोजन जो हुए हैं और हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं, अगर उनको हम रिवीजन कर लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन करें। देखिए कॉप दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां किया गया था? ग्लासगो में किया गया था।
27 का कहां किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। अगर G7 की बात करें तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। और अगर हम बात करें G20 की बैठक 2021 में कहां की गई थी? इटली में किया गया था। 2022 में कहां किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। 2023 में कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, और भारत के जम्मू कश्मीर में। और अमिताभ कांत जी इसके शेरपा नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2013 में इसका आयोजन कहां किया गया था? तो आपको जरूर याद रखना है। और 13 का आयोजन जो है ये भारत में हुआ था। 14 2022 में ये चीन में हुआ है। और 15वें के आयोजन के लिए अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा है साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण आयोजन है। अगर हम बात करें क्वाड देशों की, चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। और 5वीं कहां बुलाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाएगा। आपको पुनः एक बार निकाल कर लीजिए, क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, साथ ही साथ भारत शामिल है। अगर हम बात करें एससीओ देशों की बैठक की, तो 2021 का आयोजन कहां किया गया था? तो बिश्केक। आप राजधानी ये है बिश्केक। आप बताइए किस देश की राजधानी बिश्केक है? साथ ही साथ अगर 22 की बात करें तो ये समरकंद में इसका आयोजन किया गया। आप बताइए कहां का शहर है? जबकि अगर 23 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में किए जाने की घोषणा की गई है। यहीं पे हम बता दें, बिश्केक जो राजधानी है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। और समरकंद जो स्थल है ये उज्बेकिस्तान की स्थल है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की दोस्तों, तो इसका आयोजन कोलंबो, कहां पर आयोजन किया गया? कोलंबो में आयोजन किया गया। और ये किस देश का शहर है? ये श्रीलंका का शहर है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है, यह सम्मेलन है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां दिया भी गया एक पिक्चर के माध्यम से ग्लोबल स्किल समिट के बारे में। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा पहला विकल्प दिया गया है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दूसरा कोच्चि हवाई अड्डा, तीसरा कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौथा जो दिया गया है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा ये कोच्चि हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कोविड काल के दौरान में इसी हवाई अड्डे को, कोच्चि हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो आप इसे जरूर याद रखें, यह केरल में है। साथ ही साथ अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में किसे चुना गया था 2022 का? तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह किस राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगर हमने कर लिया कि भारत में कोविड चैंपियन के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगर बात कर लें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात की जाए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि प्रश्न के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं नाम से, किस राज्य में है, किस स्थल पे है, तो उनको हम रिकॉल कर लें। देखिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे प्रश्न के माध्यम से बात हो चुका है, यह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में 2022 के रूप में चुना गया था। और इसका संबंध कर्नाटक से है। इसका संबंध कहां से है? कर्नाटक से है। अगर हम बात करें चकेरी हवाई अड्डा तो आपको ध्यान रखना ये कानपुर से संबंधित है। अगर बात करें बमरौली तो यह
प्रयागराज से संबंधित है। अगर हम बात करें खेरिया की तो आपको जरूर यहां याद रखना है, खेरिया कहां स्थित है? आगरा, आगरा में स्थित है। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री या इसी को बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, यह कहां से संबंधित है? वाराणसी। कहां से संबंधित है? वाराणसी से। अगर बात करें जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का तो यह नोएडा में स्थित है और यह अभी निर्माणाधीन है। अगर हम बात करें सरसवा की तो यह सहारनपुर से संबंधित है और हिडन हवाई अड्डा ये जो है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, तो कोशिश ये है कि आपका प्रश्न गलत ना होने पाए, आप इसको जरूर रिकॉल करिएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया? अब यहां देखिए पहला प्रश्न, जलदूत ऐप। जैसे ही आपको जलदूत ऐप दिखेगा तो आपको विकल्प आप ढूंढना प्रारंभ करेंगे, जल शक्ति मंत्रालय। तो देखिए विकल्प भी दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा आवास एवं शहरी मंत्रालय और चौथा जो अंतिम विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तुरंत आपका जो पहला ऑप्शन होगा यही टिक करके आप आने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको सावधानी से देखना है। जलदूत ऐप यहां पूछा जा रहा है तो ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल नहीं है, ये किसकी पहल है? तो आपको जरूर याद रखना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है तो केंद्रीय मंत्री कौन है? ये जरूर याद रखना है, गिरिराज सिंह जी जो हैं ये ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम बात करें कि इस जलदूत का क्या मुख्य कार्य क्या होगा, तो जल संचय के लिए यह ऐप बनाया गया है और इसका मुख्य कार्य क्या है? रोजगार से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां रोजगार से जोड़ने से इसका क्या संबंध है? तो गांव में या ऐसे इलाके जहां पर अभी भी कुएं का उपयोग किया जाता है, तो मानसून सत्र में मतलब वर्ष भर में एक वर्ष में दो बार कुएं के जल स्तर को मापने के लिए एक रोजगार जो है वह जाएगा और कुएं के जल स्तर का माप होगा। क्या होगा? कुएं के जल स्तर का माप होगा और यही जलदूत ऐप पे इसकी जो जानकारी है वो शेयर की जाएगी, बताई जाएगी। और इसका एकमात्र उद्देश्य जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, जो कि किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इसी क्रम में यहां देखिए आपको एक फुल फॉर्म भी दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जल जीवन मिशन से देखें। तो देखिए दिया गया जल जीवन मिशन कई बार पूछा गया है, कब प्रारंभ किया गया है? तो 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। अब 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में मनाया जाता है। अगर हम बात करें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगर बात करें हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 का रखा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? तो आपको जरूर ध्यान रखना है, अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना इसका थीम है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिल फ्रूस्ट को दिया गया है। और ये कहां से संबंधित है? तो ये यूएसए के जल विज्ञानी हैं। कहां के? ये बिल फ्रूस्ट जो हैं ये यूएसए के जल विज्ञानी हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। आपको ग्रामीण विकास से एक संस्था जरूर याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू जो हैं इस वर्तमान में नाबार्ड के क्या हैं? प्रमुख हैं। और नाबार्ड की एक योजना है जीवा योजना। यह किससे संबंधित है? तो जैविक खाद को बढ़ावा देना नाबार्ड की पहल है और इसका नाम जीवा है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए पहला विकल्प दिया गया है राजेंद्र सिंह, दूसरा सुरेश पटेल, तीसरा मनोज पांडे, चौथा विनय कुमार सक्सेना। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। अब यहां राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये राजेंद्र सिंह जी को बनाया गया है महानिदेशक के रूप में। अगर हम बात करें सुरेश पटेल जी के बारे में तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कई बार पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे सीवीसी के नाम से जाना जाता है, ये कौन है? तो आपको जरूर याद रखना है सुरेश पटेल जी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ये किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी? तो संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। अगर हम बात करें मनोज पांडे जी के बारे में तो भारत के थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। यहीं पर वायुसेना के बारे में भी जान लें तो विवेक राम चौधरी जी हैं, जबकि नेवी की बात करें तो एडमिरल आर हरिकुमार जी हैं। विनय कुमार सक्सेना जी के बारे में बात करें तो उपराज्यपाल दिल्ली के हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। ये पहले किस मंत्रालय के से संबंधित थे? तो खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय से संबंधित थे। अब यहां देखिए राजेंद्र कुमार जी का आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। अब साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं जो काफी चर्चा में हैं। अगर हम उनको रिकॉल कर ले तो आने वाली परीक्षाओं में हम लोग गलत प्रश्न करके नहीं आएंगे। देखिए यहां पहला दिया गया भारत के वैज्ञानिक सलाहकार, आपको जरूर याद रखना है अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें विदेश सचिव तो याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर नियुक्त किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी को, और अगर सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। भारत के महान्यायवादी या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में। और भारत के 14वें हैं ये मुकुल रोहतगी जी को नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं और इनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उसके बाद भारत के 14वें महान्यायवादी जो होंगे वो मुकुल रोहतगी जी होंगे और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सहनाह त्योहार का संबंध किस धर्म से है? यह भी कला संस्कृति से संबंधित है। देखिए पहला दिया गया हिंदू, दूसरा दिया गया ईसाई, तीसरा यहूदी, चौथा इस्लाम। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, ये विकल्प नंबर सी सही होगा, यहूदी से संबंधित है। और ये कहां पर मनाया जाता है? तो इजराइल का यह त्योहार है और ये नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में सहनाह त्योहार कहां मनाया जाता है? तो इजराइल में और यहूदी धर्म में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इजराइल की राजधानी
तो जेरूसलम जो है यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो नेसेट जो है यहाँ के संसद का नाम है। हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो आपको याद रखना है यार लैपिड जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद किसे नियुक्त किया गया है, तो नेप्ताली वेनेट जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। मिस यूनिवर्स का 17वां प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था, वो इजराइल में किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उनको हम देख लें। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें। देखिए ओणम की बात करें तो ये केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से। अगर नवरोज की बात करें तो ये पारसी समुदाय का त्योहार है। अगर हम बात करें यहां पर बैसाखी तो ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें क्रिसमस की तो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। और लोहड़ी की बात करें तो यह भी सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। और गरबा नृत्य कहां का है, तो ये गुजरात राज्य का है। सत्रिया नृत्य कहां का है, असम का है। कुचिपुड़ी कहां से संबंधित है, आंध्र प्रदेश जो है यहां से जुड़ा हुआ है। अगर बिहू की बात करें तो ये असम से, और कथक की बात करें तो केरल से। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कथक पूछा जा रहा है केरल, लेकिन कथक पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको जरूर याद रखना है ये सारा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, और इस सेशन का लास्ट है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य राख के द्वारा एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक स्मारक तैयार किया है? यहां एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न का आशय पहले समझें। यहां पर यह विकल्प देख ले पहले। यह तमिलनाडु पहला विकल्प दिया गया, दूसरा केरल है, तीसरा असम है, चौथा कर्नाटक है। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है हेमकोश का संबंध किस राज्य से रहा है, तो असम राज्य से रहा है। और ये क्या है, एक प्रकार के बेल लिपि है। और इसका उपयोग किन के द्वारा किया जाता है, तो दिव्यांगजन के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न के आधार पर हम देखें, एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न, तो इसका संबंध गैंडे से है। और आपको पता है कि एक सींग वाले गैंडे जो हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो ये असम राज्य में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, असम राज्य में। और इन्हीं की तस्करी के द्वारा, इनके सींगों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें 2400 गैंडों की सींगों को बरामद किया गया और इन्हें जलाकर इनकी राख से एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न बनाया गया। और यह समर्पित किसे है, गैंडों को समर्पित है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गैंडों के प्रति या गैंडों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को प्रसारित करना। अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक या विश्व में कितने प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं, तो विश्व में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं। और 2 प्रकार के गैंडे, आपके एक सींग वाले गैंडे जो हैं ये भारत में पाए जाते हैं, जबकि 3 प्रकार के गैंडे जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। हाल फिलहाल के दिनों में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, बताया भी गया था इसका आंसर, कि विश्व में कौन सी ऐसी संस्था है जिन्होंने जानवरों के लिए बांड जारी किया है। तो आपको जरूर याद रखना है कि जानवरों के लिए बांड जारी करने वाला जो संस्था है ये विश्व बैंक। कौन संस्था है, विश्व बैंक के द्वारा जानवरों के लिए बांड जारी किया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त हो रही है। और आपसे सिर्फ इतना 2 शब्दों से हम विदा लेना चाहेंगे कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करना होता है। मतलब आपने अगर समय बना रखा है तो उस समय को आपको पार करना है और अपनी जो 100% आपकी क्षमता है उसको लगा देनी है और सफलता को जल्द से जल्द हासिल कर लेना है। आपको इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।